Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we will study chapter 2 of Geography of class 6 and the chapter's name is Globe Latitudes and Longitudes. Okay, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसकी शेप जो है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, उसकी जो शेप है उसको हम जॉइड कहते हैं। जॉइड मतलब जो अर्थ है वो ये नॉर्थ पोल दैट इज फ्रॉम हेयर एंड साउथ पोल दैट इज फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट एंड है। फ्लैट एंड मीन्स थोड़ी सी चपटी है। ओके और जो मिडल पार्ट है उसका मीन्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से थोड़ी सी बल्ज आउट हो रखी है। बल्ज आउट मतलब थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम इन दिस फिगर। ओके सो अगर आपको देखना हो कि अर्थ हकीकत में दिखती कैसी है तो आप कैसे देखोगे? वो आप ग्लोब की हेल्प से देख सकते हो। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है वो एक ट्रू मॉडल है, अर्थ का एक ट्रू मॉडल है इन द मिनिएचर फॉर्म। ओके, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो ग्लोब है वो अर्थ का ही एक जैसे छोटा करके दिखा दिया गया है। अब हमें अर्थ को स्टडी करना है, सारी चीज़ों को पार्ट्स को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें अर्थ को एक छोटे स्केल पर लाना होगा, है ना, ताकि हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें, उसमें स्टडी कर सकें। तो वैसे उसी लिए ग्लोब जो है उसका एक स्मॉल वर्जन हम कह सकते हैं। ग्लोब का एक स्मॉल वर्जन है, मिनिएचर वर्जन है। उसमें एग्जैक्टली जितनी भी जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एग्जैक्ट शेप में है, एग्जैक्ट साइज़ में है। अब आप कहोगे एग्जैक्ट साइज़ मतलब कैसे? और ये तो इतना बड़ा एरिया है, उसको हमने एक छोटी सी ग्लोब पे कैसे दिखा दिया? एग्जैक्ट साइज़ मतलब कि वो एग्जैक्ट रेशो में है, कि जिस रेशो में वो है ना, कि एक कॉन्टिनेंट दूसरी कॉन्टिनेंट के जिस रेशो पर है, तो जिस रेशो में है, तो वो सारी रेशोज सेम है। तो इसीलिए उनका जो साइज़ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, वो एग्जैक्ट साइज़ में दिखाई गई है। अब जो ग्लोब होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, दिस इज आवर ग्लोब इन दिस फिगर, दिस इज आवर ग्लोब। ओके, तो हियर यू कैन सी जो ग्लोब है वो वेरियस साइजेस की हो सकती है। बिग वन विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, ओके, बिग वन एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स जिन्हें आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, एंड ग्लोब लाइक बलून्स मतलब कि वो ग्लोब्स जैसे कि बैलून टाइप, जिसमें बैलून के ऊपर सारे जो कंट्रीज वगैरह बनी हुई हैं, अगर हम उसको इन्फ्लेट करेंगे, उसमें फूंक मारेंगे, तो वो अर्थ की तरह बन जाएगी, है ना, और उसमें से हवा निकालेंगे तो फिर वो वापस बैलून बन जाएगा। तो इजीली हम उसको कैरी कर सकते हैं, राइट। सो जो हमारी ग्लोब है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से घूम सकती है जैसे हम लट्टू घुमाते हैं ना, आप सभी ने देखा होगा लट्टू। और जैसे कि जो कुम्हार होते हैं जो मटका बनाते हैं, वो उनके पास एक व्हील होता है ना जिसपे वो मटका बनाते हैं। तो जिस तरह वो व्हील घूमता है या फिर जिस तरह वो लट्टू घूमता है, उसी तरह हमारी ग्लोब भी घूम सकती है, इस ये भी रोटेट हो सकती है। So the globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated on the globe. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ग्लोब है उस पर जो सारी कंट्रीज हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उन सभी को करेक्ट साइज में दिखाया गया है। ओके, तो कभी आपने सोचा होगा कि हम अर्थ पे कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक प्लेस है, उसे हम कैसे लोकेट करते हैं? सोचा कभी आपने? नहीं? तो चलो आज देखते हैं हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं एक प्लेस को, या फिर कैसे लोकेट करते हैं अर्थ पर एक प्लेस को। तो किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन, आई एम सॉरी, ओके, टू फाइंड आउट द लोकेशन, है ना। हम जैसे आपने ग्राफ पे भी देखा होगा, अगर आपने ग्राफ यूज किए होंगे, तो हम बनाते हैं ना कि कौन सा पॉइंट किधर है, उसकी कुछ रेफरेंस लाइंस होती हैं, तो उसकी ही हेल्प से हम लोकेट कर पाते हैं किसी पॉइंट को। तो सिमिलरली हमें अर्थ पे भी किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए कुछ रेफरेंस लाइंस चाहिए होंगी, राइट, लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये एक निडल फिक्स हो रखी है इधर पे ग्लोब में। यहाँ पे ये निडल दिख रही है आपको, यू कैन सी हियर, let me change the color,
yes, so here you can see this the needle here. So ये इसके अंदर से जा रही है, जैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा ग्लोब है, तो उसके अंदर से एक निडल जा रही है। आप लोगों ने क्लास वगैरह में तो कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अपने टीचर को ज़रूर बोलना कि वो आपको दिखाएं, तो आपको दिखाएंगे, राइट। तो हियर ये जो निडल है ये लगी हुई है ग्लोब में। तो ये जो निडल है ये एक टिल्टेड वे में लगी हुई है, मतलब थोड़ी सी टेढ़े में, है ना, टेढ़े में लगी हुई है ना, ये देखो ये टेढ़े में लगी हुई है। सीधा तो ऐसे होगा बिल्कुल, अगर सीधा लगेगा तो ऐसे होगा, बट ये ऐसे नहीं लगी, ये टेढ़े में लगी हुई है। ओके, ये तो ये जो टिल्टेड लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सिस। वैसे हकीकत में अर्थ पे ऐसी कोई नहीं है निडल लगी हुई, ऐसी कोई निडल नहीं है अर्थ पर, बट हमने ग्लोब में लगाई हुई है और एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ में, ये जो एक्सिस है कि इस पर जो अर्थ है वो रोटेट करती है, ठीक है। सो लेट मी रीड दिस फॉर यू। You will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner which is called its axis, ठीक है। हम इस निडल को जो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, उसकी एक्सिस कहते हैं। हकीकत में अर्थ में ऐसी कोई निडल नहीं है, ये एक हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है जिसे हम कहते हैं एक्सिस। Two points on the globes through which the needle passes are the two poles, North Pole and the South Pole। तो जिन 2 पॉइंट्स से हमारी जो निडल है ये पास कर रही है, दैट इज एक्सिस, ये जो पास कर रही है, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये 2 पोल्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल से जुड़ी हुई है। जो ग्लोब है, ये जो हमारी ग्लोब है ये इस एक्सिस के इस निडल के अक्रॉस मूव कर सकती है। अगर हम इसमें से हाथ मारेंगे तो इट विल रोटेट, यस। एंड जो हमारी ग्लोब है वो वेस्ट से साउथ की ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से मूव कर सकती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेट मी शो यू। जैसे हियर नॉर्थ, one second. So here north, this is north, this is south, this is east and this is west। तो जो हमारी ग्लोब है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है, किस तरफ, इससे इस तरफ रोटेट करती है, राइट। और सेम मैनर में हमारी अर्थ भी रोटेट करती है। अब बताया था ना आपको ये मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, तो सेम सिमिलरली हमारी अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, याद रखना इसको, राइट। The real earth has no such needle, it moves around its axis which is an imaginary line। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि जो रियल अर्थ है उसमें ऐसी कोई निडल नहीं है, इसमें ऐसी कोई निडल नहीं है, वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, ओके, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। तो हमने एक रेफरेंस के लिए एक इमेजिनरी लाइन बना दी है एक्सिस, ओके, एंड उस इमेजिनरी लाइन को हमने ग्लोब में शो किया हुआ है, जबकि अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, राइट। तो जो दूसरी इमेजिनरी लाइन है हमारी, जो हमारी ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। एक इमेजिनरी लाइन हमने बना दी गई है, याद रखना ये सारी ना रियल में नहीं है, ऐसी कोई लाइन रियल में नहीं है अर्थ पर, ये सब हमने अपने सुविधा के लिए, चीज़ों को लोकेट करने के लिए हमने बनाई है, ठीक है। तो दूसरी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, तो जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो लेट मी शो यू हियर, जैसे आपको ये दिख रही है, वैसे ये छोटा है बट थोड़ा, बट ये है इक्वेटर, ठीक है। तो इसने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। तो द इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। आई हैव ऑलरेडी शोन यू। अब जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इक्वेटर ने ग्लोब को 2 पार्ट्स में बांट दिया, राइट, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर,
एंड जो साउदर्न पार्ट है उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। सो हियर ये रहा, जो नॉर्थ की तरफ है दिस इज इक्वेटर, ये जो नॉर्थ की तरफ है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ की तरफ है ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज वेरी सिंपल टू लर्न, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। ओके, तो इक्वेटर में जो नॉर्थ की तरफ है दिस पार्ट, एंड जो साउथ की तरफ है दैट इज दिस पार्ट हियर। तो ये वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड ये जो साउथ एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं ये दोनों के दोनों जो हैं इक्वल हाफ्स हैं, ये दोनों इक्वल्स हैं। इसका मतलब जो इक्वेटर है वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, सर्कुलर लाइन है, जो कि अर्थ को मींस ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब कि अर्थ पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रेफरेंस लाइन है। सो अगर मैं इस इक्वेटर के चारों तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ भी, नॉर्थ पोल की तरफ भी एंड साउथ पोल की तरफ भी कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दूं, राइट, पैरेलल सर्कल्स, ठीक है। तो जैसे कि इसमें शो किए हुए हैं, सो अगर मैं ये सारे सर्कल्स ड्रॉ कर दूं तो इन सारे सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। सो जितने भी सर्कल्स हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ ड्रॉ करेंगे इक्वेटर के पैरेलल, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल, तो उन सभी सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री इक्वेटर, इसको हमने एज 0 डिग्री रेफरेंस लाइन माना है, ठीक है। अब जो हमारे नॉर्थ पोल एंड जो हमारा साउथ पोल है उसका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, लेट मी शो यू हियर, यस, इफ आई शो यू हियर, सो लेट्स अज्यूम दिस इज अर्थ, तो मैंने ये नॉर्मल सर्कल की शेप में दिखाया है, 2D में दिखा रही हूँ मैं आपको। सो ये है हमारी एक्सेस, वैसे वो टेढ़ी है बट मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एंड ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज इक्वेटर। तो जो हमारे नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है इक्वेटर से एंड जो साउथ पोल का डिस्टेंस है इक्वेटर से, अगर हम इस तरफ भी देखें ये वाला एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, 1/4, ये क्या है 1/4। अब ये 1/4 कैसे आया, हमें पता है जो सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री बनाता है यहाँ पे। अब अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में बट गया, 1 2 3 4, ये भी सेंटर से, एक्सेस भी सेंटर से जा रही थी, इक्वेटर भी सेंटर से जा रहा था, तो इसने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया तो जो इसका एक डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इधर से 140 तो होगा, है ना। और जो एंगल है अगर ये 360 डिग्री है, अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम 360 डिग्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री ना। तो ये जो 90 डिग्री एंगल मिलेगा हमें, तो हमारा इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल के बीच में, होप यू आर गेटिंग दिस, मैंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दी इधर, बट कोई नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। लेट मी चेंज द कलर। सो हियर ये जो एंगल है ये कितना बना, 90 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर हम इक्वेटर एंड साउथ पोल के बीच में देखें तो ये भी 90 डिग्री बना। कैसे बना, क्योंकि हमारे एक्सेस ने एंड हमारे इक्वेटर ने हमारे अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया एक तरह से। तो इधर से भी हम देखें तो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज I'm sorry, this is 90 डिग्री। सो जो हमारे नॉर्थ पोल की एंड हमारे जो साउथ पोल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर दैट इज 1/4, एंड जो हमारे एंगल बनता है इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में वो बनता है 90 डिग्री। होप कि आप लोग को ये समझ आ गया हो। ओके, अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, मैं अगली बार कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की और बेटर तरीके से। तो और अगर समझ आ गया फिर भी कमेंट करके बता दो कि समझ आ गया है, राइट।
So here it is written, since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth. तो जैसे मैंने आपको बताया 1/4 कैसे आया, ठीक है, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, ये भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज 90 डिग्री। अब ये कैसे आए ये भी मैंने आपको बता चुका है कि 1/4, पहली बात तो 1/4 डिस्टेंस कैसे बन रहा है, अब 360 डिग्री को इसलिए हम 1/4 डिग्री में उसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा नॉर्थ पोल एंड जो इक्वेटर के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। Thus, the 90 degree north latitude marks North Pole and 90 degree south latitude marks South Pole। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल, एंड अगर हम इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साउथ पोल, राइट। अब जितने भी पैरेलल सर्कल्स बनेंगे नॉर्थ की तरफ, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, इस तरफ हम जितने भी पैरेलल सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है, उन सबको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ लेटिट्यूड। क्या कहेंगे, नॉर्थ लेटिट्यूड, हियर नॉर्थ लेटिट्यूड। एंड सिमिलरली द पैरेलल्स जो आप साउथ की तरफ बनाओगे, इक्वेटर से जितने भी पैरेलल सर्कल्स बनाओगे साउथ की तरफ, उनको क्या हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे साउथ लेटिट्यूड्स। और इन दोनों को, मतलब नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। बट अगर हम सेपरेट करें तो नॉर्थ वाले जितने भी पैरेलल्स होंगे सर्कल्स उनको कहेंगे नॉर्थ लेटिट्यूड, एंड जितने भी साउथ की तरफ होंगे उनको कहेंगे साउथ लेटिट्यूड्स। हर एक लेटिट्यूड की जो वैल्यू है वो किस वर्ड से फॉलो होती है, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि जो भी लेटिट्यूड्स हैं या तो वो इक्वेटर के नॉर्थ में है या तो वो इक्वेटर के साउथ में है। इसीलिए जो भी हम लेटिट्यूड को जब हम डिनोट करेंगे तो वो किस भी वर्ड से प्रीसीड होगा, मतलब उसके आगे हम नॉर्थ और साउथ लगाएंगे। एंड इसको हम जनरली किससे इंडिकेट करते हैं, एन लेटर से फॉर नॉर्थ एंड एस लेटर फॉर साउथ। अब जो चंद्रपुर है एंड जो बेलो हॉरिजॉन्टो है वो दोनों के दोनों ही पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ते हैं। अब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि जो चंद्रपुर है वो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ये कहाँ पड़ता है, 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, राइट। इसीलिए जो नॉर्थ एंड जो साउथ वर्ड है, लेटर है, ये डिनोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम इक्वेटर से सेम काउंटिंग में इस तरफ जा रहे हैं, मतलब कि 10 डिग्री 20 डिग्री अप टू 90 डिग्री हम इस तरफ जा रहे हैं, एज सिमिलरली अप टू 90 डिग्री हम इक्वेटर से इधर जा रहे हैं। तो हमें बताना ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम नॉर्थ की तरफ बात कर रहे हैं कि साउथ की तरफ, इसीलिए क्योंकि दोनों ही तरफ, अगर इस तरफ भी 20 डिग्री इस तरफ भी 20 डिग्री, अब हम किस तरफ के 20 डिग्री की बात करें, हम नॉर्थ वाले तरफ की बात करें कि साउथ वाले, इसलिए हमें ये डिनोट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ की साउथ लेटिट्यूड। अब जो चंद्रपुर है, इसलिए अगर हम इसे करेक्ट तरीके से बताना होगा तो हम किस तरह बताएंगे कि चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टो इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लेटिट्यूड। तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं डिनोट करनी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड कौन कौन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है इक्वेटर, दैट डिनोट्स 0 डिग्री। उसके बाद जो आते हैं, एंड जो ये नॉर्थ पोल है हमारा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक हमारा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, देन 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये तो आपको तीनों हम बात कर चुके हैं इन तीनों के बारे में। बट इसके अलावा भी कुछ हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड हैं। तो आइए उनके बारे में बात करेंगे अब हम। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस लोकेशन पे पड़ता है, दैट लाइज इन 23 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थ लिखा है तो किधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ है
तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। तो दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि अगर हम इक्वेटर से 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो हमारा पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड बनेगा वो होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड सिमिलरली अगर हम 20 डिग्री साउथ की तरफ आए, इक्वेटर से नीचे की तरफ आए, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो आई एम सॉरी 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आए, ठीक है। अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ की तरफ आए तो हमें क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हेयर, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है? जो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ पड़े। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो उनकी डिग्रीज तो सेम है कि वो किस तरफ इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, दोनों ही 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ की तरफ है। बट डिफरेंस ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। अब बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की। जो आर्कटिक सर्कल है वो पड़ता है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। जो आर्कटिक सर्कल है दिस इज आवर आर्कटिक सर्कल। अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आए तो हमें क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल। एंड सिमिलरली अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आए तो हमें मिलेगा ये एंटार्क्टिक सर्कल। नीचे क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। सो 66.5 degree towards north is in Arctic Circle and 66.5 degree towards south is Antarctic Circle. Okay. Now let's move further. Heat zone of the Earth. अब जितने भी latitudes हैं, parallels of latitudes हैं between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Here जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स बनते हैं, ठीक है, इन सभी पर पूरे साल में एक ना एक बार तो ऐसा होता है कि इन सभी के ऊपर जो मिड डे सन है वो इनके सर के ऊपर हो, मतलब ओवर द हेड हो सभी लेटीट्यूड्स में। इन दोनों के बीच में सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सभी के बीच में जितने भी पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड है इन सभी में एक ना एक बार पूरे साल में ऐसा होता है कि जो मिड डे सन है वो उनके एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, राइट। और इसीलिए हम इस एरिया को क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। मतलब जो हमारा ये एरिया है, दिस एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। अब जितने भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, उन पर कभी भी जो सन है, मिड डे सन है, दैट नेवर शाइन्स ओवरहेड, राइट। सो मतलब जितने भी एरियाज हैं बियॉन्ड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हियर बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स में कभी भी जो सन है दैट डजंट शाइन्स ओवरहेड, राइट। जैसे कि इनमें क्या होता था, इन सभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं उनमें साल में कभी ना कभी एक बार ऐसा होता है कि जो सन है, मिड डे सन है, वो उनके ओवरहेड होता है, एकदम सर पर होता है। बट इन एरियाज में ऐसा नहीं होता है। सो इफ यू विल सी हियर दे हैव गिवन दिस एक्टिविटी। अगर आप एक प्लैंक पे सीधी टॉर्च मारोगे, मीन्स इन द एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री के एंगल में एक टॉर्च मारोगे इस बोर्ड पे तो यू विल सी एक सर्कल बन रहा है, ब्राइट सा सर्कल बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस प्लैंक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे और आपने फिर उसी तरह टॉर्च मारी तो आप देखोगे कि इस बार जो सर्कल है, वो जो लाइट है वो बड़ा सर्कल बना रही है पहले से, बट ये इतना ब्राइट नहीं होगा, ये इतना ज्यादा लाइट वाला नहीं होगा, ये थोड़ा सा डल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट एंड लाइट है वो कम पड़ रही है। जब जो हमारी लाइट का एंगल है, जो हमारी रेज का एंगल है विच इज लेस, वो डिक्रीज कर गया। पहले यहाँ एकदम 90 डिग्री था, अब यहाँ से जब ये डिक्रीज कर गया 90 डिग्री से, तो यहाँ पे एरिया तो ज्यादा कवर कर रहा है वो, बट हीट एंड लाइट जो है वो थोड़ी कम है। एंड हियर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन इसमें हीट एंड लाइट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हियर यू कैन एज्यूम इट लाइक एज सन, तो जो वो है यहाँ पे ओवरहेड है। बट बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सन रेज हैं वो हमारी कुछ इस तरह होती हैं, कम एंगल बनाती हैं, और जिस वजह से यहाँ पे जो हीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और दैट्स वाई इन एरियाज के बीच में हमारे
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जो एरिया है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में here and in the south tropic of capricorn and antarctic circle के बीच में जो एरिया है उसमें कभी भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, means the temperature is neither too high and neither too low, means it is a moderate temperature, and that's why we call these areas, means the area between the arctic circle and tropic of cancer, and here in the south between the tropic of capricorn and antarctic circle, this area we call this north temperate zone and this is south temperate zone. So we call these areas here. So the areas bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones, right? Because the temperature is not that much high or that much low, it is a moderate temperature, and that's why we call this as temperate zone. And the temperate zone which lies in the north of the equator is called north temperate zone, and the temperate zone which lies in the south of the equator is called south temperate zone. Hope it is clear. Now let's move further. So as I have already told you, the angle of the rays kept on decreasing as it moves towards the poles. So यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है. अब यहाँ पे जो लाइट ही लाइट पड़ रही है और जो हीट है वो इतनी नहीं है, ठीक है, जो सूरज की गर्मी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड दैट्स वाई जो एरियाज हैं दीज आर रिलेटिवली कोल्ड. नॉर्थ पोल की तरफ ये जो एरिया है, नॉर्थ पोल की तरफ ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का ये जो एरिया है, राइट. एंड हियर इन द साउथ अंटार्कटिक सर्कल से लेके ये जो साउथ पोल का एरिया है ये जो है ये बहुत कोल्ड रहता है. दिस इज वेरी कोल्ड एरिया एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फ्रिजिड जोन. व्हाट वी कॉल इट? We call it frigid zone, right? Therefore its rays are always slanting, means slant मतलब ऐसे लेटा हुआ सा. ये इनकी जो rays हैं वो हमेशा slanting रहती हैं और always slanting and provides less heat. heat जो है यहाँ पे बहुत कम रहती है and these are therefore called frigid zone. I have explained you कि ये इसीलिए frigid zone कहलाते हैं. यहाँ पे इतनी ज़्यादा heat नहीं रहती है और ये cold रहते हैं. Okay, now it is what are longitudes. ठीक है, अब longitudes क्या, हमने latitudes तो पढ़ लिया. पहली बात ये जो सारी चीज है ना हमने जितनी भी पढ़ी, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एंड ये एक्सेस, ये सारी चीज जो है ये इमेजिनरी लाइन है. ये हमने अपनी सुविधा के लिए बना दी है ताकि अब देखो अर्थ पे हमें कोई भी पॉइंट, हमें इन इमेजिनरी लाइंस की जरूरत क्यों पड़ी. अब अर्थ पे कोई भी पॉइंट है, मान लो मुझे यहाँ बताना है, ये पॉइंट बताना है अर्थ पे. अब मैं कैसे बताऊं? आप बताओ कैसे बताओगे? नहीं है ना हमारे पास कोई तरीका, इसलिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दी जिससे हम अर्थ पे कोई भी पॉइंट आसानी से लोकेट कर सकें. सो दिस इज द बेसिक एम, बेसिक ऑब्जेक्ट कि इन इमेजिनरी लाइंस का यूज करने के पीछे हम इसलिए नहीं यूज करते हैं. सो नाउ दूसरी तरह की एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज लॉन्गिट्यूड. So to fix a position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of a place. तो अब किसी की फिक्स पोजीशन बताने के लिए हमें सिर्फ लेटीट्यूड से काम नहीं चल सकता, सिर्फ इन लेटीट्यूड से काम नहीं चल सकता कि अब बताओ आपको ये एरिया बताना है, कैसे बताओगे? सिर्फ आप ऐसे ही तो बताओगे, इसकी फिक्स पोजीशन तो नहीं पता चली, सिर्फ ये पता चला कि हाँ ये इस पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड पे, बट ये नहीं पता चला वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे. सो एग्जैक्ट पोजीशन जो है बताने के लिए ना सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत होगी. सो आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइसलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिशियस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ. मैंने आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले भी बताया था, बट इसमें क्या है जो इन्होंने बात की है टोंगा आइसलैंड्स की एंड मॉरिशियस आइसलैंड की, वो क्या है
20 डिग्री साउथ पे, वो इधर पे है 20 डिग्री जो साउथ है, आई मीन दिस इज इक्वेटर. लेट मी रेज ऑल दीज लाइंस. यस, सो हियर जो टोंगा आइलैंड्स है एंड जो मॉरिशस आइलैंड है वो किधर है, वो इधर है 20 डिग्री साउथ पर है. बट दोनों ही 20 डिग्री साउथ पर है. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों सेम जगह पर हो. कैसे पता चले कि कौन सा किस जगह पर है, एकदम पर्टिकुलर फिक्स जगह. अब ये तो पता चल गया दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हैं, ये तो ठीक है, बट इसके आगे कैसे पता चलेगा, राइट? सो हियर these both are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from north pole to the south pole. कि हमें इन्हें more precisely बताना पड़ेगा, ठीक है? हमें बताना पड़ेगा कि एक गिवन रेफरेंस लाइन से जो कि हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, उस रेफरेंस लाइन से कितना ईस्ट और कितना वेस्ट तरफ हमारा जो पॉइंट है वो पड़ रहा है एक रेफरेंस लाइन से, है ना? ये तो बताना पड़ेगा ना, राइट? सो नाउ these lines of references are called the meridians of longitude. तो ये जो लाइंस ऑफ रेफरेंस हैं जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये देखो, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, राइट? सो इन सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. क्या कहते हैं हम? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. these all lines are called meridians of longitude. so अब हम देख सकते हैं ना कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना ईस्ट की तरफ है एंड कितना वेस्ट की तरफ है कोई जगह, है ना? अब देखा जा सकता है, राइट? अब जिस तरह हम लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में लोकेट करते थे ना, डिफाइन करते थे, इसी तरह इन्हें भी हम किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, बिकॉज दीज आर लॉन्गिट्यूड. तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो हम इनको क्या करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं. हर एक जो डिग्री है वो मिनट्स में डिवाइडेड है, और हर एक मिनट जो है वो सेकेंड्स में डिवाइडेड है, राइट? ये जो है हमारे लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये सेमी सर्कल बनाते हैं. सो यू कैन सी हियर ये जितने भी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ये एक तरह से सेमी सर्कल बना रहे हैं. और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ आ रहे हैं, इनका बीच का जो डिस्टेंस है ना वो घटता जा रहा है. पहले देखो इतना बड़ा था, है ना? अब ऊपर जाते जाते इतना हो गया. हियर देख, सी हियर ये इतना है और यहाँ पे जाके इतना हो गया. तो जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है कम हो जाता है और अल्टीमेटली नॉर्थ पोल पे जाके एंड सिमिलरली साउथ पोल पे जाके, मीन्स पोल पे जाके ये सारे मिक्स हो जाते हैं, मीट करते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, दैट बिकेम 0. ओके, सो they are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards. मतलब जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं उनके बीच का डिफरेंस डिक्रीज करने लगता है until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet. right? जब 0 बन जाते हैं, ये पोल पे आके मीट करते हैं एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है. अब हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में पढ़ा था कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो पैरेलल सर्कल्स हैं उनकी लेंथ जो है कम होती जाती है. बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता है. लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जितने भी मेरिडियंस हैं ये सारे इक्वल हैं. ये जितने भी देखो ये नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल में मिल रहे हैं, है ना? तो इससे सबकी जो लेंथ है ना वो सबकी सेम है, ठीक है? तो जितने भी हमारे मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड है, इन सबकी लेंथ जो है वो सेम है. तो अब दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि अब सारे मेरिडियंस की तो लेंथ सेम है. अब किसको फर्स्ट नंबर दें, किसको सेकंड नंबर दें, मतलब किसको हम मेन अपना मेरिडियन रखें जिससे हम बाकी ईस्ट और वेस्ट वाला जैसे पॉइंट्स देख सकें, जिसके हम रेफरेंस में बाकी पॉइंट्स को देख सकें. अब दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि भाई सारे तो सेम लेंथ के हैं. तो सभी कंट्रीज ने मिलकर क्या डिसाइड किया, जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है, ग्रीनविच जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है,
वो प्लेस है ग्रीनविच। तो जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है उसको हम क्या मान लेंगे, अपना प्राइम मेरिडियन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, प्राइम मेरिडियन। द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच इज कॉल्ड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, राइट। और इसकी वैल्यू हमने क्या ली, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे हमने इक्वेटर की ली थी 0 डिग्री, इसी तरह हमारे प्राइम मेरिडियन की, this is the dotted line you can see here, this dotted line, this is our prime meridian, here this dotted line, तो हमारा प्राइम मेरिडियन है। और इसको हमने कितना नाम दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट। अब जो प्राइम मेरिडियन है और जो 180 डिग्री मेरिडियन है, ये अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हाफ्स। अब अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके अपोजिट क्या क्या होगा, 180 डिग्री मेरिडियन, जैसे ये वाला। अब जैसे इधर से 0 डिग्री है तो ये जब जाके इधर पे सीधी लाइन बनाएगा, है ना, 180 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। इसके अपोजिट वाला जो प्राइम मेरिडियन के अपोजिट वाला जो मेरिडियन है वो होगा 180 डिग्री का मेरिडियन। अब ये दोनों मेरिडियन क्या करते हैं, मिलके हमारे अर्थ को पूरा 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों मेरिडियन मिलके हमारे 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको हम उसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो ईस्ट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। सो किन 2 इक्वल पार्ट्स में जो हमारा 180 डिग्री एंड प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसीलिए किसी भी प्लेस के लॉन्गिट्यूड के पीछे हम क्या लिखते हैं, ईस्ट या फिर वेस्ट, मींस हम किससे डिनोट करते हैं, ई या फिर डब्ल्यू हम लगाते हैं किसी भी लॉन्गिट्यूड को हम अगर डिफाइन करें। तो हियर यू कैन सी लाइक 60 डिग्री वेस्ट। सो ये इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ है, इसलिए हमने इसको कितना किया, 60 डिग्री वेस्ट। और अगर ये ईस्ट तरफ है तो ये कितना, इसको हम किस तरह लिखेंगे, 60 डिग्री ईस्ट लिखेंगे, ई से डिनोट करेंगे, 60 डिग्री ई मींस 60 डिग्री ईस्ट। अब देखो, अगर हम इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट तरफ जाएं 180 डिग्री तो हम यहाँ पे कहीं आके मिल जाएंगे, है ना। और अगर हम इधर से जाएं 180 डिग्री तो भी हम एक ही पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो अगर हम देखें, अगर हम नोट करें तो जो 180 डिग्री वेस्ट है, इस तरफ से अगर हम 180 डिग्री जाएं और 180 डिग्री अगर हम ईस्ट पे जाएं तो हम दोनों सेम ही पॉइंट पे आ जाएंगे। मींस जो 180 डिग्री ईस्ट एंड जो 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस है, दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। अब इस फिगर में देखो, ये ग्रिड सा बन रहा है ना, एक जाला सा बन रहा है, पैरेलल्स ऑफ ये देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का, इनका एक जाला सा बन रहा है ना। अब इनके हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को अर्थ पे इजीली लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये पॉइंट है, इसको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, राइट, कि ये कितना डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे है और कितना डिग्री ये लैटिट्यूड पे है। फॉर एग्जाम्पल, जो धुबरी है असम में, वो कहाँ पे लाई करता है, दैट लाइज 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो मतलब अगर हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में देखें तो वो नॉर्थ की तरफ, हमारे इक्वेटर से 26 डिग्री नॉर्थ की तरफ पड़ता है। एंड अगर हम इसकी तरफ देखें, हेयर, ये इस तरफ है ना, तो वेस्ट तरफ हो गई, हाँ, ईस्ट तरफ, इधर से 26 डिग्री नॉर्थ एंड इधर से 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जहां पे ये पॉइंट मिलेगा हमें, वहां क्या आ जाएगा, हमारा धुबरी। तो ये तो मैंने भी ऐसे ही बना दिया, आप अपने ग्लोब में देखना है, फिर मैप में देखना है, जरूर नोटिस करना है कि ये पॉइंट कहां पर पड़ता है, ठीक है, राइट, समझ आ गया, ओके। अब इन्होंने यहाँ एक तरह से एक एक्टिविटी सी दे रखी है, आपको करना क्या होगा कि आप कुछ इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, हियर यू कैन सी, कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो एंड उसी उतने ही डिस्टेंस पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद यू विल नोटिस, मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस है, हमारी खड़ी वाली लाइंस हैं, ये किसको डोनेट कर रही हैं, ये हमारे ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को डोनेट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो हमारी लेटी हुई लाइंस हैं, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे
नॉर्थ लेटीट्यूड को, ये हमारे नॉर्थ लेटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इनके कुछ पॉइंट्स को आप नाम दे दो, जैसे कि जहां जहां ये कुछ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको आप नाम दे दो, जैसे इन्होंने दिया हुआ ए, बी, सी, डी, आई मीन डी हियर एंड ई। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे नाम दे दिया। अगर अब हमें ए पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी हो तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे हमें? हम कहेंगे बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। कि ये हमारा कि बी डिग्री, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं तो बी डिग्री पर जाएंगे। तो और अगर हम अपने प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे। और अगर हम अपने इक्वेटर से बी डिग्री, अगर हम अपने इक्वेटर से बी डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तब हमें ये ए पॉइंट मिलेगा, राइट। तो आप ये सारे पॉइंट्स का मुझे लिख के बताओ कमेंट्स में, जितने भी बी, सी, डी एंड ई बचे हैं इन सब का मुझे बताइए। चलो एक और का मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये बी है। अब बी का हम कैसे लोकेट करेंगे? अपनी अर्थ पे मान लो, तो ये हमारी, ये सब क्या है? ये हमारी लाइन है, ये हमारा लेटीट्यूड है एंड दिस हमारा, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूड। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम अपने इक्वेटर से डी डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं एंड अपने प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री ईस्ट की तरफ आए तो हमें क्या मिलेगा? ये बी पॉइंट मिलेगा। सो हाउ वी विल राइट दिस बी पॉइंट? वी विल राइट दिस एज डी डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। होप यू गेट दिस। अब हम देखेंगे कि हम लॉन्गिट्यूड की हेल्प से किस तरह टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, सो जो बेस्ट तरीका है टाइम मेजर करने का वो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ के थ्रू, कि मतलब जिस तरह अर्थ की मूवमेंट हो रही है अगर हम उसके हिसाब से टाइम मेजर करें तो वो बेस्ट वे है। ठीक है, द सन रेगुलरली rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world। तो हमें पता है जो अर्थ है वो रेगुलरली राइज करता है और फिर सेट हो जाता है, डूबता है। तो नेचुरली ये जो सन है वो हमारा बहुत ही अच्छा टाइम कीपर होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। तो पहले क्या होता था कि पहले क्या, अभी भी अगर हम देखें तो हम आसानी से टाइम को सन की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, शेडोज से, राइट। तो जो हमारी शेडो होती है वो नून में, मतलब दोपहर में शॉर्टेस्ट होती है। दोपहर में सबसे शॉर्ट होती है हमारी शेडो। एंड अगर हम सनराइज एंड सनसेट की बात करें, अगर हम उस टाइम पे देखेंगे तो जो हमारी शेडो है वो बहुत लंबी होगी, लॉन्ग बनेगी। तो उसके बेसिस पे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप अपने पेरेंट्स से ही पूछना, उन्हें ज़रूर पता होगा। और आप धूप में ना खड़े होकर देखना एक बार कि जो आपकी शेडो है वो छोटी बनती है, और अगर आप सनराइज या सनसेट के टाइम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लंबी दिख रही है। अब ग्रीनविच पर जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जब उसके ऊपर सन जो है वो एकदम उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई में, आसमान में, तो जितने भी प्लेसेस हैं इस प्राइम मेरिडियन के अलोंग उन सब पर क्या होगा? मिड डे हो रहा होगा या फिर नून हो रहा होगा। मीन्स हम कहते हैं उस टाइम वहाँ पे दोपहर हो रही होगी। कि जैसे मैं यहाँ से बताती हूँ आपको कि जब ग्रीनविच पर, इस पूरे प्राइम मेरिडियन पर जो सन है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, अब सबसे ऊंचा मतलब आसमान में होगा, तब इस पूरे मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस पड़ रहे हैं ना, इस पूरे मेरिडियन पे, मैंने ये लाइन थोड़ी टेढ़ी कर दी है। सो ये जितने भी प्लेसेस पड़ेंगे इस पूरे मेरिडियन पे, वहाँ पे क्या हो रही होगी उस टाइम? दोपहर हो रही होगी एक साथ। ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो जितने भी जो एरियाज हैं वो ग्रीनविच से पहले पड़ते हैं वो सब ग्रीनविच से टाइम में भी आगे होंगे। ठीक है, और जितने भी एरियाज हैं जो ग्रीनविच के वेस्ट में पड़ते हैं, मीन्स इधर पे जो भी जितने भी एरियाज हैं, जितने भी ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, ये सारे जो होंगे इस ग्रीनविच के जो प्राइम मेरिडियन है इससे टाइम में आगे होंगे। मान लो दोपहर जो है वो पहले यहाँ पे होगी फिर यहाँ पे होगी। ठीक है, इसी तरह जितने भी एरियाज जो हैं प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में पड़ते हैं, ये प्राइम मेरिडियन के टाइम से पीछे चलते हैं। मतलब
पहले यहाँ दोपहर होगी, उसके बाद यहाँ दोपहर होगी, ठीक है। तो द एरियाज विच लाइज इन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर अहेड ऑफ time from the prime meridian, and the areas which lies in the west of the prime meridian are behind behind the prime meridian in the time, right? now अब अगर हमें यहाँ देखना हो जो अर्थ है, हम इस रेट को, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इन्होंने बताया कि जो इनके बीच का, अब हम ये कितना आगे है और कितना पीछे है, टाइम जो है, कोई प्लेस, जैसे ये वाला जो एरिया है ये प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है। अब हमें ये कैसे पता चले, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ ये जो ईस्ट तरफ पड़ रहा है, ये एरिया अगर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट तरफ पड़ रहा है तो ये इससे टाइम में आगे होगा, पर कितना आगे होगा ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता है जो अर्थ है हमारी, ये पूरे एक दिन में मतलब 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है, मतलब एक रोटेशन पूरा कर लेती है। तो अगर हम देखें कि 24 घंटे में अर्थ कितना घूम लेती है, 360 डिग्री, है ना, मतलब एक अपना रोटेशन लगा लेती है। वो कितनी देर में कर पाती है, 24 घंटे में। तो अगर हमें एक घंटे का देखना है तो हम कैसे निकालेंगे कि एक घंटे में कितना डिग्री कवर करती है। तो 360 डिग्री अपॉन 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। इट मीन्स कि अर्थ जो है एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक घंटे में 15 डिग्री अर्थ जो है रोटेट करती है। अब अगर एक घंटे में, एक आवर में 15 डिग्री घूमती है तो एक डिग्री घूमने में, एक डिग्री का रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, means 60 minutes, let's change r into minutes, 60 minute upon 15 is equals to 1 degree। तो कितना टाइम लगा, 4 minute, it takes 4 minute to rotate 1 degree। okay, getting this? इसका मतलब जो भी एरिया है जो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच से 15 डिग्री पहले पड़ रहे होंगे, मतलब 15 डिग्री ईस्ट में पड़ रहे होंगे, means the areas which lies in the 15 degree east longitude, ठीक है, वो इससे प्राइम मेरिडियन से कितना घंटा आगे होंगे, 1 घंटा, ठीक है। ये 15 डिग्री है तो ये 1 घंटा आगे होगा। इसका मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो इससे 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा, ये इससे 1 घंटा आगे होगा, राइट। सो सिमिलरली जो भी एरियाज प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री वेस्ट की तरफ होंगे, ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ होगा, ये 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये जितने भी एरियाज होंगे वो 15 डिग्री वेस्ट की तरफ होंगे, वो इससे 1 घंटा पीछे होंगे, ठीक है, 1 घंटा पीछे होंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो इधर क्या बज रहे होंगे, 11, सुबह के 11 बज रहे होंगे, राइट। अब अगर हमें देखना हो कि जो 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन से कितना टाइम आगे है, अगर हमें ये देखना है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो अब जो प्राइम मेरिडियन है उससे अगर हम 180 डिग्री, मान लो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कितना होगा 180 डिग्री, 1 डिग्री को कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो 180 डिग्री को कितना लगेगा, 180 इंटू 4 मिनट्स, इट मीन्स इट विल टेक 720 मिनट्स। मतलब जो 180 डिग्री ईस्ट का जो मेरिडियन है वो हमारे प्राइम मेरिडियन से कितना आगे होगा, 720 मिनट आगे होगा। एंड इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू आवर्स, तो 720 अपॉन 60 and we get is equals to 12 hours। it means कि जो हमारे प्राइम मेरिडियन से ईस्ट तरफ अगर हम देखें तो अगर हम 180 डिग्री जो है ये क्या होगा, 180 डिग्री मेरिडियन जो होगा वो इससे 12 घंटे आगे होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, अगर प्राइम मेरिडियन पे हमारे रात के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री मेरिडियन पे कितना बज रहा होगा, दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो हियर इज अ गैप ऑफ 12 आवर्स, राइट। अब हम किसी भी क्लॉक को
उस टाइम के उस जगह पर 12 बज रहे हैं, उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास हम एक जगह पर हैं और हमें देखना है कि वहां पर 12 कब बज रहे हैं, ठीक है। तो हम किस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह ये मेजर कर सकते हैं। तो जब भी उस प्लेस पर जो सन है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई में, तब वहां पर दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो वहां का लोकल टाइम, तो वैसी घड़ी जिसको हमने वहां के पर्टिकुलर उस एरिया के सन के हिसाब से हमने एडजस्ट किया, तो वो हमें उसी एरिया का लोकल टाइम बताएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसी जगह के सन के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो ऐसी वॉच जो है हमें वहां का लोकल टाइम बताएगी। और आपने नोटिस किया होगा जितने भी एक मेरिडियन पे जितनी भी जगह हैं, इन सब पे जो लोकल टाइम होगा वो सेम होगा, इन सभी मेरिडियंस पे। मतलब एक मेरिडियन पे जितने भी जगह पड़ती हैं, इन सब पे लोकल टाइम सेम होगा, राइट। द प्लेसेस विच लाइज ऑन द सेम मेरिडियन हैव सेम लोकल टाइम। नाउ व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो आप सभी ने ना सुना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है क्या, या फिर किसी जगह का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जितने भी प्लेसेस होंगे एक मेरिडियन पे उनका टाइम सेम होगा, बट जैसे दो मेरिडियंस के बीच में जो भी टाइम होगा उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। मान लो ये 68 डिग्री ईस्ट है, तो अगर मैं 69 डिग्री ईस्ट पे भी चली जाऊँ ना, मतलब सिर्फ 1 डिग्री आगे भी चली जाऊँ, तो इनके टाइम के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाता है, कितने मिनट, आई मीन 4 मिनट में अर्थ जो है कितना डिग्री घूम लेती है, 1 डिग्री। तो अगर मैं 68 से 69 डिग्री का भी कैलकुलेट करूं तो इसके बीच में कितनी देर का डिफरेंस आ जाएगा, 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। और ठीक है, तो इसीलिए अब हर जगह ये टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, हर जगह टाइम में जो है डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ट्रेन का स्केड्यूल बनाना है हमें, है ना, टाइम टेबल बनाना है, जो ट्रेन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर रही है, अब उसका हमें एक टाइम टेबल बनाना है। तो भाई एक जगह पे तो कुछ टाइम हो रहा है, दूसरी जगह पे कुछ टाइम हो रहा है, तो हम टाइम टेबल ये बनाना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी, है ना। तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हमारा कोई स्टैंडर्ड टाइम हो जो हर प्लेस पे लोग उसे रेफर कर सके और हर प्लेस पे वो उनके लिए सेम हो, हर जगह के लोगों के लिए। लोकल टाइम तो बेशक हर एक के लिए अलग रहेगा, बट एक स्टैंडर्ड टाइम जिसे सब फॉलो करेंगे, जो सबके लिए सेम रहेगा। तो वो चीज़ हमारे लिए रखनी ज़रूरी हो गई, स्टैंडर्ड टाइम रखना एक ज़रूरी हो गया, ताकि हम सबके लिए वो एक सेम रहे और काफ़ी चीज़ों में हमारी हेल्प हो पाएगी। तो जैसे फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो अगर हम द्वारका की बात करें जो कि गुजरात में पड़ता है, एंड हम डिब्रूगढ़ की बात करें जो कि असम में पड़ता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस क्या होगा वो 1 hour 45 minute का हो जाएगा। एंड इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप देखें तो एक जगह पे मान लो 7 बज रहे हैं, यहाँ पे अगर 7 बज रहे हैं तो यहाँ पे 8:45 हो रहे होंगे, मतलब 1 घंटे 45 मिनट का पूरा डिफरेंस होगा। तो अब ये डिफरेंस तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है ना। तो इसीलिए हमें ज़रूरी हो गया कि हमारे पास एक सेंट्रल मेरिडियन हो एक कंट्री का, ठीक है, जो कि हमें जिसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो एक ऐसा सेंट्रल मेरिडियन हो जो कि हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम बताए, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री के उससे डिनोट करेंगे। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो मेरिडियन 82 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ पड़ता है, उसे हमने क्या लिया है, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। और जो भी इस मेरिडियन पे लोकल टाइम हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो पूरी कंट्री के लिए अपना स्टैंडर्ड टाइम होगा और इसे हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मीन्स द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन मीन्स 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वो जो टाइम होगा वो हमारी पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ठीक है।
अब इसमें एक बच्चे की बात की गई है. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between the India and England? तो इसमें एक बच्चे की बात की गई है जो कबीर है, वो एक स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के पास. अब उसने अपने फ्रेंड आलोक को बोला कि आज वो लोग सो ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, जो कि दिन और रात में होने वाला है, मतलब दोनों ही दिन और रात में होने वाला है. वो 2 PM में स्टार्ट होगा, मतलब लंदन में 2 PM में स्टार्ट होगा, जिसका मतलब इंडिया में जो है वो कितने बजे स्टार्ट होगा? 7:30 PM पर. मतलब अगर हम 7:30 राइट, तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है, और वहां पे कितने हो रहा है, लंदन में कितना हो रहा है, 2 PM. तो इंडिया जो है वो साढ़े 5 घंटे जो है लंदन के टाइम से आगे है. कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है. इंडिया का जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है. ठीक है. सो अगर इंडिया में 7:30 हो रहे होंगे तो लंदन में क्या हो रहा होगा? 2 PM हो रहा होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे. तो कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो उनका बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, मतलब वो उनका बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो पास कर रहे होते हैं. राइट, उनमें से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास. तो ऐसे कंट्रीज क्या करती हैं, वो एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम जो है अडॉप्ट कर लेती हैं. वो क्या करती हैं? एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं. इंडिया में तो एक ही है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, बट काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है. फॉर एग्जाम्पल रशिया में जो है उसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम है. कितने हैं? 11 स्टैंडर्ड टाइम. मतलब ऐसे 11 मेरिडियंस हैं जिनका वो लोग टाइम एज स्टैंडर्ड टाइम वो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के लिए. द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree longitude. अब जो अर्थ है हमारी उसको 24 टाइम जोन्स में जो है डिवाइड कर दिया है. क्यों कर दिया है? मैंने बताया था कि जो अर्थ जो है अपना एक रोटेशन मींस 360 डिग्री कितनी देर में कर पाती है? 24 आवर्स लेती है. तो इसीलिए हमने एक एक आवर का जो है इसको पूरा एक एक आवर के उसमें बांट दिया है कि मतलब 24 टाइम जोन्स में बांट दिया है. और एक जो टाइम जोन है वो कितने देर का है? 1 घंटे का. इसका मतलब वो अर्थ का कितना डिग्री कवर कर रहा है? 15 डिग्री. राइट. सो हियर ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो हर एक जो टाइम जोन के बीच में कितना गैप है? 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड का गैप है. राइट. होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा. ओके. And if you like this video, then please give it a thumbs up, and please do subscribe this channel and press the bell icon so that you get notification whenever I upload a new video. Share this video and thank you so much. We will meet in next video. Till then, bye bye.